हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ची मदर चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनल और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूं वो है बच्चों के ज़िद से रिलेटेड। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, कौन से एज में बच्चे ज़िद करते हैं और हम पेरेंट्स ने ऐसे सिचुएशन में कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्चुअली इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज का पार्ट 1 है। ये सारी बातें आज के पार्ट में मैं बताने वाली हूँ और पार्ट 2 में मैं आपको ये बातें बताऊँगी कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स ने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बच्चे को अपने समझाना है ताकि आप ऐसी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सको। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि कौन से एज में बच्चे ज़िद करते हैं। तो वो एज होती है 2 से लेके 3.5-4 साल की, क्योंकि इस एज में जो है बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नई नई चीज़ों को सीखने में, देखने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनके इमोशन बहुत फ्लो होते रहते हैं और इस टाइम पे जो उनको चाहिए अगर वो नहीं मिला तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है उनकी ज़िद में। बात करते हैं कि ज़िद करना यानी क्या करना। ज़िद करना यानी बच्चा इस टाइम पे ऐसी हरकतें करने लगता है कि जैसे कि टॉयज़ फेंकना हो गया, ज़मीन पे लेटना हो गया, अपना सिर दीवार पे पटकना, इस तरह की चीज़ें वो करता है। थप्पड़ मार देता है किसी को या किसी के ऊपर कुछ भी फेंक के मार देता है या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्रैंकी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। हम पेरेंट को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करना है। अगर हम पेरेंट ने इसका रीज़न जान लिया, आप समझ लो आपने आपकी पेरेंटहुड जर्नी को और भी आसान बना लिया है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को काम रखें और बच्चे की जो ज़िद करने के पीछे के कारण हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं कि बच्चा ज़िद क्यों करता है। जो रीज़न है वो है फिज़िकली डिस्टर्ब होना। फिज़िकली डिस्टर्ब यानी कि जैसे बच्चे को सब भूख लग गई है, प्यास लग गई है, ये आता है फिज़िकली डिस्टर्बिंग के अंडर। तो जैसे बच्चे को भूख प्यास लग गई है और बच्चा ज़्यादातर बच्चे लोग जो होते हैं वो खेलने में बिज़ी रहते हैं और उनको भूख प्यास ये बिल्कुल भी वो दिमाग में नहीं लेते। लेकिन जब ये उनकी भूख प्यास बहुत एक्सेस हो जाती है, जब बॉडी पानी की डिमांड करती है, बॉडी खाने की डिमांड करती है, तब जाके बच्चा कंफ्यूज होता है और उससे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और वो ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो ज़िद करने लगता है। लेकिन जो चीज़ है वो है बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर टायर्ड होना। जैसे कि अगर बच्चा कुछ खेल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो इसीलिए हम पेरेंट को सुपरविज़न में बच्चे को रखना ही चाहिए। पता होना चाहिए हम पेरेंट को कि कितनी देर में बच्चा क्या खेलने से थक जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ हो गई, अगर उसकी प्रॉपर नींद नहीं हुई तो भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, टायर्ड फील करता है। तो ये एक चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है, क्योंकि उसको बहुत टायर्ड फील होता है और उसके पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। नेक्स्ट जो चीज़ हो गई वो है कि उसके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। अगर आप पेरेंट्स डेली रूटीन को बार बार चेंज कर रहे हो तो उसके वजह से भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आज अगर ये टाइम पे वो सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर आप सेकेंड डे में वो पूरी टाइमिंग उसकी चेंज कर दोगे, फिर से बच्चा कंफ्यूज होगा, उसे समझ में नहीं आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके ज़िद में। ये फ्रस्ट्रेशन उसका ज़िद में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बच्चा अनकंफर्टेबल होना। जैसे हमें पता है ज़्यादातर लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और इसके कारण बच्चे का कांटेक्ट ज़्यादा लोगों से नहीं आता। तो अगर हम बच्चे को कहीं बाहर लेके गए, कहीं पार्टी में लेके गए, प्रोग्राम में लेके गए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देख के बच्चे को कुछ अजीब सा लगता है और कोई आपका पहचानने वाला अगर बच्चे को लेना चाहे, पास में आना चाहे, प्यार करना चाहे, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उन पर्सन को, उन लोगों से मिला ही नहीं रहता और इसीलिए वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका वो डिस्टर्बेंस बदल जाता है ज़िद में। वहाँ पे भी वो ज़िद करने लगता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं वो है फिज़िकल डिस्टर्बेंस के अंडर। हम बात करते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस की। तो यहाँ पे मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूँगी। सानिध्य अपने नाना से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है।
एक बार क्या हुआ था, हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में, तब सानिध्य 2-2.5 साल का था। तो जब पार्टी ख़त्म हुई और हम अपने घर आने के लिए कार में बैठे, तब हम अपने घर वापस आ रहे थे और सानिध्य के नाना उनके घर वापस जाने वाले थे। तो सानिध्य इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके नाना हमारे साथ नहीं आ रहे, और बहुत ज़्यादा उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। तब जाके मुझे ये लर्निंग मिली, मुझे ये पता चला कि जब भी नाना इसके पहले हमारे घर आते थे और फिर 2-3 दिन बाद रुकने के बाद वो चले जाते थे, तब सानिध्य क्यों मायूस हो जाता था, क्यों सहमा-सा हो जाता था, उसे किसी भी चीज़ में क्यों मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने नाना को बहुत ज़्यादा मिस करता था। तो ये लर्निंग मुझे इस इंसिडेंस से मिली। जो चीज़ है वो है कि बच्चे को बाहर खेलने के लिए नहीं जाने को मिलना, यानी कि जैसे ये एक्सपीरियंस मुझे लॉकडाउन के टाइम पे आया था, जो 2-3 महीने का लॉकडाउन था और गार्डन वगैरह सब बाहर के बंद थे। तब हम ज़्यादा सानिध्य को बाहर नहीं ले जा सकते थे, हम सबको पता है, अलाउ ही नहीं था, और 4 दीवार के अंदर ही रहना पड़ रहा था। बस गए तो बालकनी में या टेरेस पे जाके ही जो थोड़ा वक्त है वो गुजारना पड़ रहा था। तो इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलने में, नेचर के सराउंडिंग में रहना पसंद करते हैं, और अगर उनको ये टाइम अगर उनको ये करने को नहीं मिला तो भी बच्चे ज़िद्दी हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है शेयरिंग करना। ये भी इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंडर आता है। शेयरिंग जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अपनी चीज़ें किसी और के साथ शेयर करे, और इसमें अगर हम बच्चे को फोर्स करेंगे तो बच्चा ज़िद करने लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अपने ही एज के बच्चों के साथ खेलना। हाँ, ये हर पेरेंट की कंसेप्ट है कि बच्चा अपने एज के बच्चे के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये चीज़ हर कोई बच्चे को लागू नहीं होती, क्योंकि कभी कभी कोई बच्चे की वाइब्स दूसरे बच्चे के साथ मैच नहीं करती और उनका मैच नहीं करता, तो इसीलिए वो बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं होता, और आप इस बात पे अगर फोर्स करोगे तो फिर से बच्चा ज़िद करने लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आप के बच्चे ने किसी और के पास कोई चीज़ देख ली और वो उसको पसंद आ गई, तो वो बात के लिए वो ज़िद करने लगेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए रहेगी। वो ऐसी बातें स्पेशली अगर आप बाहर किसी टॉयज़ शॉप में गए या किसी ग्रोसरी शॉप में गए तो वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव ऐसी चीज़ें रहती है जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है। वो उसकी डिमांड बच्चा करने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने किसी और के पास देखी हुई रहती है, और इसीलिए अगर वो चीज़ें उस बच्चे को नहीं मिली तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, ज़िद करने लगता है। ये पॉइंट्स आते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंडर। अब जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है आप पेरेंट के ऊपर ही, यानी आप पेरेंट इस सिचुएशन में किस तरह से बच्चे को रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरह से रिस्पॉन्स देते हो, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चे आगे जाके ज़िद कितना करेगा और किस तरह की ज़िद करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बच्चा अगर ज़िद कर रहा है और आपने उस पर चिल्ला दिया, तो क्या होगा, बच्चा आपकी आवाज़ सुन के शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि वो डर जाएगा आपकी आवाज़ से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसका ज़िद करने का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल में ला लिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। आपने सिर्फ उसको डराया, उसकी इस आदत को बिल्कुल भी कम नहीं किया है, बच्चा बल्कि और ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि जितना आप उस पर चिल्लाओगे बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा एंगर उसमें आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और वो गुस्सा अगेन वो थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन में निकालेगा, कुछ ना कुछ डिमांड करेगा और वो फिर से उसका निकल आएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड चीज़, हम पेरेंट ऐसे भी करते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, किसी चीज़ को लेके डिमांड कर रहा है, तो ज़िद करने से बेटर है कि चलो दे दो, जो भी वो मांग रहा है, हमें गिल्टी फील कराने से बेटर हम उसको दे दें ताकि वो ज़िद ना करे। ये भी चीज़ आप बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके सामने एक ऑप्शन रख रहे हो कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको ज़िद करना है, और आप ज़िद करोगे तो आपको वो मिल जाएगी।
तो ये दोनों भी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए रिस्पॉन्स आप किस तरह पे से देते हो इस सिचुएशन में, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो है, आप पेरेंट ने इस सिचुएशन में कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ है, आपको आपके पेशेंस को बनाए रखना है, बिल्कुल शांत रहना है। ऐसी अगर कंडीशन आपके सामने आती है, ऐसी सिचुएशन को आपको फेस करना अगर रहा, अगर आपने आपके पेशेंस को ठीक से रखा, आप पेशेंसफुली रहे, तो आप इस सिचुएशन को आप जीत लोगे। सेकंड चीज़ जो है वो है ओवर रिएक्टिंग, यानी बच्चा अगर ज़िद कर रहा है तो आप ऐसे उसको मत बोलो, इतना क्या रोना है, इतना क्यों करना है, क्या बात हो गई है, इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है इस पे। ऐसी क्वेश्चनिंग उसको नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपको उसी टाइम पे, यानी जब जो बच्चा जिद कर रहा है उसी टाइम पे उसका कारण नहीं पूछना है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड है आपकी कोई भी बातें एक्सेप्ट उस टाइम पे नहीं करेगा, वो कोई भी लॉजिक नहीं लगाएगा, उसमें उसको समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या बातें बता रहे हो। इसीलिए बच्चा जब जिद करता है उसे तब कुछ भी समझाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। लास्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, कभी भी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब भी आपके माइंड में ये बात आए ना, सबसे पहले आप खुद को बताओ कि हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हमारा बच्चा नादान है, छोटा है, उतनी समझ उसमें नहीं है और इसीलिए ही वो ज़िद कर रहा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन बच्चे के साथ हो रही है वो हमारे साथ भी होती है। वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे इमोशंस होते हैं सेम बच्चे के भी होते हैं। तो इसीलिए ये जो वो करता है वो बहुत ही स्वाभाविक होता है। जैसे कई बार होता है हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं, हमें भी इमोशनली हर्ट होता है, और कई बार ऐसे हम रिएक्ट करने लगते हैं कि जो हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो बोलने लगते हैं अरे इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया। तो क्या तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि उन्होंने आके हमें मारना चाहिए? नहीं ना, बिल्कुल भी आप इस तरह की इमेजिनेशन या एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। सेम चीज़ है, आप बच्चे को भी इस टाइम पे प्लीज़ हाथ मत उठाइए। आप उसको इमोशनली पूरा तोड़ रहे हो, मेंटली उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो मैं यही बात आपको कहना चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमें ही देख के बहुत सारी बातें सीखते हैं, और आप ऐसी सिचुएशन को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आए, उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वो भी आपके बच्चे के सामने किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वही सीख वो आगे जाके फॉलो करता है और उसके फ्यूचर में उसे ये काम में आती है। अगर आप अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को, बच्चे की ज़िद को मार पीट के या चिल्ला के अगर ठीक कर रहे हो, तो वही वो एडेप्ट कर लेगा और उसके सामने जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम समस्या आएगी, वो भी हाथ उठाएगा, वो भी चिल्लाएगा, वो भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेगा। क्योंकि बच्चे के लाइफ में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आने ही हैं और बच्चे को उसको रिज़ॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये टोटली आप पेरेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरह से उसको समझा रहे हो, किस तरह से बच्चे को रिस्पॉन्स कर रहे हो। उसी तरह से बच्चा सीखेगा और उसी तरह से आगे जाके वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो आपको ज़रूर से मिल गई होगी। इसी होप के साथ मैं ये भी होप करती हूँ जो पार्ट 2 में अपलोड करने वाली हूँ वो भी आप ज़रूर देखेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी आपको मिले। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब तक आपने वर्चू मदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वर्चू मदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।